ऑन अराइवल वीज़ा लेना मेरे को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहीं जाके पता लगेगा। जो जो चाहिए ऑलमोस्ट मेरे पास है ही है। फ़ोटोग्राफ, रिटर्न टिकट चाहिए होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो होटल बुकिंग्स, यही सब देखते हैं जो जो मेन चीज़ें चाहिए कंट्री का। जैसे ये जो कैपिटल का एयरपोर्ट होता है, जितना वहाँ पे ट्रैफिक होता है, यहाँ पे उस लेवल का ट्रैफिक तो है ही नहीं है। इससे ये पता लग जाता है ये कंट्री काफ़ी छोटी है। भाई इनको पता नहीं है, ये अभी चेक कर रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए है कि नहीं। इतने इंडियंस जाते हैं, इनको पता होना चाहिए। एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे काउंटर पे। मेरे को लगता है यहाँ पे ज़्यादा फ़्लाइट्स आती नहीं है, फॉरनर्स ना आने के कारण इनके जो काउंटर हैं ऐसे खाली पड़े हुए हैं। 15 मिनट हो गए हैं बट यहाँ पे कोई भी नहीं है काउंटर पे ऑन अराइवल वीज़ा जो दे रहा है। भाई एक भी बंदा नहीं है, कहाँ गायब हो गए हैं ये। मैं जब आ रहा था अभी, जब हम एयरपोर्ट से इस बालमी होटल पे आ रहे थे, तो हमने 3 पुलिस वाले देखे AK-47 के साथ। तो यहाँ पे पता नहीं क्या कर्फ्यू जैसी सिचुएशन लग जाती है रात को तो भाई यहाँ घूम ही नहीं सकते। भाई हो गया मेरा लाओ का ट्रिप कंप्लीट। आज निकल रहा हूँ म्यांमार के लिए। टाइम हुआ है 3 बजने के आसपास और 3:19 पे मेरे को एयरपोर्ट की यहाँ से बस मिल जाएगी। मेरे हॉस्टल के पास से ही है। तो 40,000 की लेगी अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये, और एयरपोर्ट यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। 150 रुपये है तो ज़्यादा है। 6 किलोमीटर के हिसाब से वेट करना पड़ेगा मेरे को 15 मिनट, फिर आएगी बस। लाओ का कंप्लीट ट्रिप। नेक्स्ट गोइंग टू म्यांमार। अब वहीं पे जाके पता लगेगा। ऑन अराइवल वीज़ा लेना मेरे को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहीं जाके पता लगेगा। जो जो चाहिए ऑलमोस्ट मेरे पास है ही है। फ़ोटोग्राफ, रिटर्न टिकट चाहिए होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो होटल बुकिंग्स, यही सब देखते हैं जो जो मेन चीज़ें चाहिए वो मेरे पास है। ये बस स्टॉप है नेशनल कल्चरल हॉल का, ये वाला दिख रहा है। बस यहीं पे वेट करूँगा मैं 15 मिनट, और बस मेरे को यहीं से लेके जाएगी। इस डायरेक्शन में एयरपोर्ट है, और जो बस आएगी उसका जो टाइम है वो है 3:19 पे। ये मंडे से फ्राइडे ही चलती है। लिखा तो हुआ है यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे का पता नहीं। टोटल 12 बस जाती हैं इस नेशनल कल्चरल हॉल से, और मैं तो बस पकड़ रहा हूँ। ये 10वीं बस है। इसके बाद 2 बसें और चलती हैं, 5:09 और शाम के 7:09 पे। तो यहाँ से एयरपोर्ट 6 किलोमीटर का दूर है, और ये लाओ नेशनल कल्चरल हॉल है। ये धूप काफ़ी तेज़ है यार, कोई छाँव वाली जगह भी नहीं है यहाँ पे। जहाँ थोड़ी सी छाँव दिख रही है तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। यहाँ पे गर्मी बहुत है यार। अब म्यांमार जा रहा हूँ यंगून में, वहाँ जाके पता लगेगा कि वहाँ पे मौसम कैसा है। लाओ से म्यांमार शायद बस में भी जा सकते हैं, बट बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, 24-25 घंटे का इतनी क्षमता नहीं है। फ़्लाइट बुक करो, बेस्ट है। और ये फ़्लाइट मेरे को कितने की पड़ी है? 7-8 हज़ार की पड़ी थी। 1.5 घंटे का वो है फ़्लाइट टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 7-8 हज़ार में अगर फ़्लाइट मिल रही है तो बुक करके चले जाओ। कितना ही बच जाएगा। अगर आप बस में भी जाओ तो $40 तो वो लेंगे ही लेंगे, तो 3-4 हज़ार तो लगेंगे। तो अगर आपने 4 हज़ार ही बचानी है और 25 घंटे का वो है सफ़र, तो फिर फालतू का ही है पैसा बचाना। टाइम भी बच रहा है और आपकी पीठ भी बच रही है। मुझे अभी भी याद है जब मैं साइगोन से वो हनोई वाली ट्रेन 36 घंटे की लेके आया हूँ, मुझे पता है कि क्या मेरी बैंड बजी है। 3:20 हो गए हैं और बस आ गई है, देखो। खाली बस। और मुझे लगता है पैसे इनको देने पड़ेंगे। ये तो भाई साहब गाड़ी वो चला रहे हैं ना, ड्राइव कर रहे हैं। कंडक्टर भी यही है, ड्राइवर भी यही है।
पास। तो जल्दबाजी में ऐसे नहीं कहीं आप बैग अपना छोड़ दो, पासपोर्ट, वॉलेट या मोबाइल कुछ भी भूल दो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहुंचते हैं स्टॉप पे, इन्होंने स्पेशली वो लगा रखा है नोटिस कि किस स्टेशन पे किस टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो जो टाइम दिया था, जैसे मेरे स्टॉप का टाइम था 3:19, तो 3:19 के बाद ही पहुंचेंगे। ऐसे भी 3:18 पे पहुँचे, 17 में 3:20-21, 2-3 मिनट लेट हो सकते हैं, पर पहले नहीं पहुँच सकते ये। पे ना मतलब इतनी मेरे को पॉपुलेशन नहीं दिखी जितनी मैंने हनोई में देखी है ना, वियतनाम में हनोई में देखी पॉपुलेशन। उस हिसाब से यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं। वहाँ पे होता है ट्रैफिक, बट उस लेवल का नहीं है जितना हनोई में था। वहाँ तो काफ़ी देर तक रेड लाइन पे लुकी रहती थी, मतलब गाड़ियाँ। तो लुआंग प्रांग मैंने देखा ही है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है इनका। और एक टाइम पे एशियन टाइम पे शायद कैपिटल भी होती थी इनकी लाहौर की, बट अब यहाँ पे लोग शिफ्ट कर दी कैपिटल अपनी। तो टिकट का प्राइस है 40,000 की पी है, 155 रुपये। और चाइल्ड के लिए लगती है 20,000 की, यानी 70 रुपये के आसपास। आप किसी भी स्टेशन से चढ़ो तो ये जो एयरपोर्ट शटल बस है, ये गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सेंट्रल बस स्टेशन तक जाती हो। किसी भी आप स्टेशन से चढ़ो आपको 40,000 की भी देने पड़ेंगे। हालांकि मेरा डिस्टेंस पास ही था, जहाँ से मतलब 6 किलोमीटर ही था, जहाँ मेरा हॉस्टल नेशनल कल्चरल हॉल से जहाँ से चढ़ा 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, उसके लिए भी 40,000 की काटे इन्होंने। अगर मैं सेंट्रल बस स्टेशन से चढ़ता तब भी इन्होंने 40,000 की पी काटने थे, और वो 10-12 किलोमीटर दूर था। तो आप किसी भी स्टेशन से चढ़ो ये पैसे उतने ही काटेंगे, फिक्स प्राइस है 40,000 की का। बट ये खाली जा रही है बस, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कुछ ही देखना पड़ेगा, चेक इन कब शुरू होगी। और ये इंटरनेशनल डिपार्चर जो चेक इन है वो अभी 3 घंटे पहले शुरू होती है। तो अभी तो 4 बजे हैं, 8 बजे की फ़्लाइट है, 5-5:30 के आसपास होगी चेक इन। तब तक मेरे को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ भी हनोई जैसा ही है काम। यहाँ पे एंटर होते वक्त कोई भी बंदा, सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं था जो टिकट वगैरह आपकी चेक करे। काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कंट्री का जैसे ये जो कैपिटल का एयरपोर्ट होता है, जितना वहाँ पे ट्रैफिक होता है, यहाँ पे उस लेवल का ट्रैफिक तो है ही नहीं है। इससे ये पता लग जाता है ये कंट्री काफ़ी छोटी है। तो यहाँ पे ज़्यादा फ़्लाइट्स भी नहीं आती हैं, और इतना ये बिज़ी एयरपोर्ट भी नहीं लग रहा मेरे को। मेरे पास ना टिप पड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब $10-12 के इक्विवेलेंट है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे चेंज कर ही लूँ, चाहे ये फ़ीस ज़्यादा ले, चाहे जो मर्जी। पर इनसे पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, can I get the US dollars? Can I get the US dollars against the KIP? I have KIP. I need. What is the exchange rate? तो ये भाई 21,526 रुपये पे ले रहे हैं, जबकि जो प्राइस चल रहा है गूगल पे 22-23 हज़ार के आसपास है। तो मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं है, मतलब $10 के आसपास है, ज़्यादा पैसे हैं नहीं है। तो मैं यहाँ से ही चेंज करवा लूँगा। ऊपर है डिपार्चर लॉबी, तो यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा तभी मैं ऊपर जा सकूँगा। यहीं वेट करना पड़ेगा 1-1.5 घंटा तक। यहाँ पे ना इतनी बड़ी कोई बड़ी स्क्रीन नहीं लगी, छोटे LD टीवी, LCD टीवी लगे हुए हैं, LED टीवी, वहीं से पता लगता है। बड़ी स्क्रीन्स नहीं देखी मैंने यहाँ पे। इनका एयरपोर्ट ये कैपिटल जैसे होना चाहिए वैसा लग ही नहीं रहा है, बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट दिख रहा है। मेरी फ़्लाइट 8 बजे की है, 9:30 तक पहुंचूंगा म्यांमार में। और वहाँ से फिर इमिग्रेशन करना है, वो भी देखना पड़ेगा क्या कुछ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए ऑलमोस्ट मेरे पास सब कुछ ही है। तो इमिग्रेशन क्लियर करूँगा, मतलब मेरे को निकलते 10 साढ़े 10
हो जाएंगे। तो यंगून एयरपोर्ट से सेंटर तक, सिटी सेंटर तक जाने के लिए बस बस सिटी बस जो चलती है, पता नहीं वो 24/7 चलती है या ऐसा ना हो जब मैं तक मैं पहुंचूँ वो बंद ही हो जाए। और जो मेरा होटल है, हॉस्टल है, वो 20 किलोमीटर दूर है यंगून एयरपोर्ट से, तो काफ़ी दूर है। ऐसा ना हो मेरे को ऐप बेस्ड टैक्सी लेके जाना पड़े, बट वो बहुत महंगा हो जाता है, 500-600 रुपये लग जाएंगे उसमें। अगर सिटी बस मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, सेंटर तक एयरपोर्ट शटल बस। यहाँ पे सिक्योरिटी भी कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे कोई इनको ज़्यादा थ्रेट नहीं है। इंडिया में तो भाई एक CRPF का बंदा होता है बाहर ही एयरपोर्ट के गेट पे ही, वो सबसे पहले टिकट चेक करता है, फिर आप अंदर जाते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, अंदर हर कोई आ रहा है। तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं, एयरपोर्ट मार्ट, पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे, मैं देख रहा था। वो पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इतना खास एयरपोर्ट नहीं है ये, बट हमने क्या लेना, हमें तो यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के निकलना है, तो खास हो चाहे ना हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। चेक इन शुरू हो गई है और ये शुरू हुई है 5:15 पे। यहाँ पे ना बैंकॉक की चेक इन हो रही है और यहाँ पे रश इतना है, ये देखो। और ये जो है ये यंगून जा रही म्यांमार पे, यहाँ पे लोग ही नहीं है, तो टूरिस्ट ना के बराबर ही जाते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। भाई इनको पता नहीं है, ये अभी चेक कर रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए है कि नहीं। इतने इंडियंस जाते, इनको पता होना चाहिए कि वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है इंडियंस के लिए। ये अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे कर रहे थे जैसे भाई बहुत बड़ी अच्छी कोई डेवलप कंट्री में जा रहा हूँ मैं। तो भाई मैंने एग्ज़िट ले लिया लाओपीडिया से, और एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी कंट्रीज़ विज़िट की हैं, बट यहाँ फ़र्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे डिपार्चर करने पे भी हमसे डिपार्चर कार्ड बनवाया गया। ये अराइवल वाला है, तो ये डिपार्चर का है, तो इसमें भरना क्या क्या है, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डिपार्चर पॉइंट और नेशनलिटी, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट नंबर। तो ये सब चीज़ें भर के देनी है। तो ये लोग भाई अराइवल कार्ड तो मांगते ही। अराइवल कार्ड मैंने हमेशा भरा है, जब मैं इंडोनेशिया गया था तब भी भरा था, और इसके अलावा मैंने थाईलैंड में भी भरा था। बट ये फ़र्स्ट टाइम है कि डिपार्चर, जब कंट्री से बाहर निकल रहा हूँ तब मेरे को डिपार्चर कार्ड भी भरना पड़ रहा है। और लास्ट एड्रेस भी पूछा है इन्होंने, आपने कहाँ पे थे लास्ट, तो मैंने वो हॉस्टल का नाम लिख के दे दिया। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे मेरा मतलब मैंने जब निकलने लगा इमिग्रेशन पे, भाई उसने टॉर्च लगा के अच्छे से वीज़ा चेक किया। मतलब इंडियंस का कोई इज़्ज़त नहीं है यहाँ पे। इंडियंस के पासपोर्ट को ऐसे 5 मिनट 10 मिनट लगाते हैं ये देखने में, और मेरे को 5-7 मिनट उसने देखा बड़े ध्यान से, टॉर्च लगा के, कुछ फेक वीज़ा लगा के तो नहीं आया हुआ ये। तो उसने पूरा टॉर्च लगा के अच्छे से चेक कर रहा था। इंडियंस की कुछ अच्छी इमेज नहीं है यहाँ लाओपीडिया में। अगर मैं हनोई से वियंतियन आता ना, तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी ऑन अराइवल वीज़ा लेने में, इन्होंने दिक्कत कर दी थी। बट मैं लॉन्ग ट्रांग में गया, वहाँ पे इतना किसी ने पूछा ही नहीं, तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। बट अगर कंट्री की कैपिटल में उतरो ना, तो अगर ऑन अराइवल वीज़ा लेना है तो थोड़ी चिक चिक करते हैं ये लोग। बाकी ये है कि मैं लॉन्ग ट्रांग में उतरा था, तो मेरे को ऑन अराइवल वीज़ा बड़े ईजी मिल गया ना। उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी ना कुछ मांगा, सीधे पैसे लिए, वीज़ा इशू किया और एंट्री दे दी। अगर मैं यहाँ वियंतियन उतरता हनोई से, तब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आनी थी। और एक बात और बड़ी अजीब हुई, यहाँ पे एक ही लॉन्च है वियंतियन। एक तो एयरपोर्ट इनका ये इंटरनेशनल लेवल का इतना छोटा सा एयरपोर्ट है, कुछ ही फ़्लाइटें चलती हैं यहाँ से, ठीक है, कंट्री छोटी है। और यहाँ पे जो एयर लॉन्च है ना, वो सिर्फ एक ही है, वियत जेट का लॉन्च है, वो एयरलाइन लॉन्च है। वहाँ पे ना प्रायोरिटी पास चलता है ना ड्रैगन पास चलता है। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कोई और लॉन्च है यहाँ पे, कहते नहीं, यहाँ पे एक ही लॉन्च है। अगर वियंतियन कैपिटल से आपने कहीं फ्लाई आउट करना है, कहीं बाहर जाना है, तो भाई आपको यहीं पे वेटिंग एरिया में ही बैठना पड़ेगा। बाकी ये है कि मैंने जब अभी वो लिया ना अपना बोर्डिंग पास ले रहा था, तो एयरलाइन वालों ने पहले एक अपने मतलब एम्प्लॉय को भेजा चेक करने के लिए कि इंडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है कि नहीं। फिर वो अपने दफ्तर में गई मैनेजर के पास, फिर उसने चेक किया, फिर मेरे को उन्होंने बोर्डिंग पास दिया। तो एयरलाइन चेक करके ही हमको बोर्डिंग पास देगी हमेशा। इन केस अगर कोई अपडेट हुआ कि ऑन अराइवल वीज़ा बंद हो गया, तो ये आपको बोर्डिंग पास इशू ही नहीं करेंगे। और इन्होंने मेरे डॉलर भी चेक किए। मैंने उनको बताया कि मेरे पास $1000 है और क्रेडिट कार्ड है, तो उन्होंने जाने दिया। आप कहीं से भी आते हो वियंतियन में, लाओ में, मतलब इसकी कैपिटल है,
तो यहाँ थोड़ा तैयार रहना। ऑन अराइवल अगर हमने वीज़ा लेना तो थोड़ी ये चिक चिक कर सकते हैं। बाकी ये है क्योंकि अगर ये एग्ज़िट लेने में इतना टाइम लगा रहे हैं तो अराइवल जब आपका एंट्री करनी है आपने इस कंट्री में तो ये फिर अच्छा खासा देखते हैं। तो कुछ हमारे है इंडियन कुछ ऐसे गलत तरीके से आवाजाही करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उनके कारण ना जो बाकी लोग हैं उनको भी उसी दृष्टिकोण से देखा जाता, उसी नज़रिए से देखा जाता कि भाई ये भी ऐसे आया हो, उसने मेरा वीज़ा अच्छे से चेक किया, मतलब टॉर्च लगा के। तो भाई मेरे को तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगी है, इतनी शांति है यहाँ पे, लोग है ही नहीं है। मतलब यहाँ कुछ ही फ़्लाइटें चलती हैं, ज़्यादा चलती नहीं। मैंने जैसे बताया 10, 12 या 13 फ़्लाइट चलती हैं, लेकिन इतना बिजी एयरपोर्ट नहीं। और ये इनकी कैपिटल है। नखरे इनके ऐसे हैं जैसे ये कोई बहुत ज़्यादा कोई डेवलप कंट्री है, जैसे US UK है, तो इनके एंट्री और एग्ज़िट लेने पे नखरे इतने हैं। ये है कुछ शॉप्स, एक मैक्सिमम, और ये वाटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री, और ये शराब की बोतलें। अल्कोहल पता नहीं ये कैसे अलाउ कर देते हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। मेरा अभी जब मैं मतलब एग्ज़िट ले रहा था यहाँ से, तो मेरे पास ना वो था क्या, परफ्यूम था, तो वो 150 ml था। 100 ml तक ये अलाउ करते हैं, तो 150 ml था, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये अलाउ नहीं है, और उन्होंने वो कन्फिस्केट कर दिया, मतलब अपने पास रख लिया। तो मेरा परफ्यूम ही चला गया। भाई मेरे को ये नई चीज़ ही पता लगी। ये म्यांमार एयरलाइन का ना बोर्डिंग पास देख रहा था, ये देखो, और इन्होंने ना रूट मैप बताए हुए हैं। तो इनके जो रूट चलते हैं ना, इनकी दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है, और कोलकाता से है, चेन्नई से है, और गया से। तो बिहार से भी डायरेक्ट फ़्लाइट है। एक्चुअली गया से इसलिए चलती क्योंकि काफ़ी लोग ना म्यांमार से गया में जाते हैं। बोध गया के कारण बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है म्यांमार एक, तो इस कारण गया से डायरेक्ट फ़्लाइट है म्यांमार के लिए। म्यांमार आना है दिल्ली, चेन्नई, गया और कोलकाता, 4 पॉइंट्स है जहाँ से म्यांमार एयरलाइन डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है। भूख लग रही थी, सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ, तो मैंने ये प्रिंगल ले लिया। $1.70 में पड़ा, मतलब 158 रुपये का, 150 रुपये का, इतना छोटा था। और मुझे अब याद आया कि एयरलाइन वालों ने मुझे खाना भी देना है बीच में। मेरे को याद है मैंने टिकट बुक करवाई थी, तो खाना बीच में इंक्लूड था। तो खाना मुझे एयरलाइन में ही मिल जाएगा, मतलब फ़्लाइट में ही मिल जाएगा। लॉन्च तो यहाँ पे है नहीं, बट फ़्लाइट में अच्छा हुआ कि खाना है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना, किस एयरलाइन से मैंने जाना है, भाई यहाँ पे एक भी इंडियन नहीं है। बर्मा के लोग लग रहे हैं सारे के सारे। यहाँ भी मेरे को इंडियन कोई दिखेंगे नहीं, और गोरे तो वैसे भी नहीं जाते यहाँ म्यांमार में। US की एडवाइजरी है डू नॉट ट्रैवल की। मेरे को लग रहा है इसमें कम ही लोग जा रहे हैं, और ये मतलब फुल भी नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि जो प्लेन है दूर होगा रनवे पे, बस से लेके जाएंगे, बट नहीं, यहाँ पे ये यहीं पे लगा, कोई बस वगैरह नहीं है। देखना पड़ेगा जो प्लेन है छोटा है कि बड़ा है। 18 है। भाई सीट नंबर कहाँ लिखे हैं यहाँ पे? प्लेन ये बड़ा है, मुझे लगा था छोटा है। तो ये प्लेन वही है, बोइंग 747 वाला प्लेन है। मैंने सोचा प्रोपेलर वाला छोटा जिसमें 80 सीटें होती हैं वो लगा होगा, बट यहाँ पे टोटल मेरे को लग रहा है, मैं अभी 18 में बैठा हूँ, तो 25 टोटल रो होंगी, और 3-3 करके, मतलब यहाँ पे इसमें बैठ सकते हैं 150 लोग। तो भाई इन्होंने एक अराइवल कार्ड दिया है, जो कि मिलता ही है ऑन अराइवल वीज़ा पे भरने के लिए। ये इसमें अपनी डिटेल्स लिखनी है, और एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ म्यांमार की तरफ से। अब ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पता नहीं क्यों दिया है, बट ये जो अराइवल कार्ड है इसको मैं भर लेता हूँ। मैंने ये अराइवल कार्ड भर लिया। इसमें पता क्या क्या है, आपसे पूछा कि आप कितने पैसेंजर हो, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आ गया, मेल फीमेल, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन,
पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, डेट ऑफ इशू, कहाँ से आ रहे हो फ्रॉम। मैं जैसे वियंतियन से आ रहा हूँ तो वियंतियन भर लिया। बाय एयर, फ्लाइट नंबर, लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन रुकोगे म्यांमार में, और ट्रैवलिंग विद सिंगल और ग्रुप। तो मैंने नो कर दिया, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। फर्स्ट ट्रिप टू म्यांमार, यस और नो। पर्पस ऑफ विजिट टूरिस्ट आ गया। वेजिटेरियन भी ये देखो उसमें क्या कुछ दिया है। एक ये सैंडविच, ये फ्रूट्स, एक ये ऑरेंज जूस और पानी। तो बस यही है। 1 घंटे में पहुंचा दिया उन्होंने, 1 घंटे में। ये यंगून का जो एयरपोर्ट है काफ़ी खाली है, ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं उड़ रही क्या यहाँ पे। यहाँ लोग आने ही नहीं चाहते यहाँ पे, ये पता नहीं पॉलिटिकल सिचुएशन होने के कारण ना लोग अवॉइड ही करते हैं। वैसे म्यांमार है बड़ा प्यारा, मतलब यहाँ काफ़ी चीज़ें देखने के लिए। बट जिस फ्लाइट में मैं अभी आया उसकी भी आधी सीटें खाली थी, तो कंपनीज को भी लॉस ही हो रहा है, ट्रैवल एजेंट्स को। ये यंगून है ना, एक टाइम पे कैपिटल होता था म्यांमार का, पर 2005 के बाद नाइपीडाओ ये कैपिटल बना दी म्यांमार की। बट पहले यंगून ही था, काफ़ी पुराना शहर है ये, और इसका पहले नाम रंगून होता था, बाद में यंगून कर दिया। देखना पड़ेगा। अभी वैसे टाइम 8:40 हुए हैं। सिटी बस मिल जाती है मेरे को कि नहीं, या उसका भी कोई टाइम होगा, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जो होटल है, मैंने होटल लिया, हॉस्टल नहीं लिया, क्योंकि होटल और हॉस्टल एक ही इक्विवेलेंट रेट पे पड़ रहे थे, तो इस बार मैंने होटल ले लिया। इमिग्रेशन क्लियर करते हैं फटाफट, पैसे विड्रॉ करने एटीएम से, और 10-15 हज़ार के इक्विवेलेंट करूँगा। मुझे वीज़ा ऑन अराइवल पे जाना। अगर आपके पास ई वीज़ा तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन पे जाओ। भाई वीज़ा ऑन अराइवल पे आ गए हो, ये देखो। बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, और मैं अकेला ही हूँ ऑन अराइवल वीज़ा लेने वाला। एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे काउंटर पे। मेरे को लगता है यहाँ पे ज़्यादा फ़्लाइट्स आती नहीं है, फॉरनर्स ना आने के कारण इनके जो काउंटर हैं ऐसे खाली पड़े हुए हैं। 15 मिनट हो गए हैं, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है काउंटर पे ऑन अराइवल वीज़ा जो दे रहा है। भाई एक भी बंदा नहीं है, कहाँ गायब हो गए हैं ये, सब खाली पड़ा हुआ। भाई कब ये इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, कब मैं बाहर निकलूँगा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई है ही नहीं, रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है। तो भाई इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये भरना है और फिर ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। ओके, तो मैं इसको भर लेता हूँ। $50 की फ़ीस काटी, ऑन अराइवल वीज़ा मिल गया। और मतलब आप ये समझो काफ़ी देर मुझे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि ऑन अराइवल काउंटर पे कोई भी नहीं था। मेरी फ़्लाइट में जो म्यांमार एयरलाइन वाली फ़्लाइट थी, सब भी बाहर चले गए थे, सिर्फ मेरा बैग रह गया हुआ था बेल्ट पे। तो अभी बाहर निकलता हूँ, एटीएम ढूंढूंगा। सबसे पहले पैसे विड्रॉ करने हैं, और टाइम अब हो चुका है यहाँ पे 9:40। कस्टम क्लियर करना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ से बाहर को होना है। 30 दिन का वीज़ा मिला है यहाँ पे म्यांमार में। तो सिटी सेंटर तक देखता हूँ अगर मिलेगी बस की, नहीं मिलती। रेंडमली उठाते हैं वैसे ये कस्टम वाले ना, कोई भी बैग को चेकिंग के लिए, सभी बैग की चेकिंग नहीं करते ये। तो भाई कस्टम भी क्लियर कर दी है। अब मेरे को एटीएम ढूंढना है, क्योंकि सिम वगैरह तो मैं लूँगा नहीं अभी। पूरी सिम हमेशा कॉस्टली मिलती है एयरपोर्ट पर, और वैसे भी यहाँ पे कोई है ही नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, मतलब खाली पड़े हुए हैं ये काउंटर्स। टाइम हो गया 9:44। बस उसका तो पता नहीं, बट मैं एटीएम ही ढूंढ रहा हूँ। एटीएम ही मिल जाए मेरे को भाई। यहाँ पे पूछना पड़ेगा किसी से। और मैंने कुछ कोरियंस भी देखे हैं यहाँ पे, साउथ कोरिया के लोग आए हुए हैं। एटीएम तो मिल नहीं रहा, तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे, उनसे पूछूंगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पे एटीएम है कि नहीं। मेरे को एटीएम का तो बता दिया उन्होंने, कहते हैं कि डिपार्चर वाली साइड में जाओ और लेफ़्ट जाके वहाँ से एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लो। और एक बात और बताई कि यहाँ जो यंगून बस सर्विस, जो सिटी सेंटर की बस सर्विस है, ये 6 बजे तक ही होती है भाई, 5:30-6 बजे तक।
तो भाई अब कोई भी मेरे को यहाँ से बस नहीं मिलेगी सिटी सेंटर तक के लिए, मुझे बाय टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। वो भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी कुछ लोगों के साथ, फिर ही बात बनेगी। चलो भाई ये एटीएम तो दिखा कम से कम यहाँ पे, ये देखो पैसे विड्रॉ करते हैं 10 या 15 हज़ार के इक्विवेलेंट। यहाँ की करेंसी है क्यात, फीस लगी 10,000 के आपकी। भाई बहुत ज़्यादा फीस है, 400 रुपये काट लिए इन्होंने यार। एटीएम साला निकलवाने नीचे, बट अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था। ग्रैब के हम काउंटर पे आए हैं, मैं और मेरे साथ एक यूके के भाई साहब हैं। इनके साथ मैं टैक्सी शेयर करूँगा, टैक्सी शेयर करते करते ही होटल पहुँचूँगा। यही तरीका है, अभी बस तो मिलेगी नहीं। और बाहर जो टैक्सी वाले खड़े हैं, स्कैमस्टर्स हैं, एक नंबर के लुटेरे बैठे हुए हैं, उनके पास तो मैंने जाना ही नहीं है। भाई ग्रैब बुक कर लिए सिटी सेंट्रल तक, और भाई साहब मेरे साथ जा रहे हैं। EE 6318 टैक्सी है और ये 1000 रुपये की पड़ी। भाई 500 रुपये हमने शेयरिंग पे ले लिया। भाई यही ऑप्शन है, अभी और कुछ है ही नहीं, क्या ही कर सकते हैं। बस चल नहीं रही, जो बस है उसका जो टाइमिंग है 6-7 बजे तक, अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब है, कुछ किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो यही मेरे को ऑप्शन ठीक लगा, 400-500 रुपये में अपने होटल तक जाने का, और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये सर यूके से हैं पर पढ़ाते यहाँ पे हैं मंडले में। ये मेरे साथ ही आए हैं वियांतन से। Oh, you can move your seat forward. You can move your seat. पहुँच गए टैक्सी में, अब इसमें जाना पड़ेगा। टू वेयर सीट बेल्ट और नॉट? नो नीड। बहुत स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी, 100 की स्पीड में। मेरे को तो डर ही लग रहा है, और सीट बेल्ट भी नहीं, यहाँ कहाँ नहीं पहनने की ज़रूरत। तो यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के जो नियम है कोई नहीं पूछता यहाँ पे। लेट्स गो। होप वी गेट द रूम here. हेलो भाई, आ गया मैं होटल बाल्मी। फाइनली पहुंच गया हूँ, और ये छोटा सा कमरा मिला मेरे को। ये एक लॉकर भी दिया है, यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट रख सकता हूँ। और ये बाथरूम। तो भाई होटल मैंने इसलिए लिया, जैसे मैंने बताया, हॉस्टल और होटल का जो प्राइस था ना सेम ही पड़ रहा था, और एक ही हॉस्टल दिख रहा था होड करके। और ये जो बाल्मी होटल जहाँ मैं रुका हूँ, इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही था। मतलब यहाँ पे मेरे को जो रूम मिला है ना, ये मेरे को $12 के आसपास मिल गया, यानी समझो 1000 रुपये का रूम पड़ रहा है एक दिन का। और हॉस्टल का भी इतना ही था, और हॉस्टल में फिर मेरे को बेड शेयर करना पड़ता है। मतलब एक रूम में रात को कई लोग खराटे मारते हैं भाई, इधर उधर पलटी मारते हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, नींद डिस्टर्ब होती है। तो मैंने होटल रूम लिया यहाँ पे। और मैं जब अभी आ रहा था ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने यहाँ पे। एक तो बताता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता। व्हाट्सएप अगर आपने चलाना है तो VPN होना चाहिए आपको, किसी और कंट्री के सर्वर से अटैच हो जाओ। मेरे पास VPN था, मैं इंडिया के मुंबई से अटैच हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप तो चल रहा है। और अगर आपने और मैं जब आ रहा था, अभी जब हम एयरपोर्ट से इस बाल्मी होटल पे आ रहे थे, तो हमने 3 पुलिस वाले देखे AK-47 के साथ। तो यहाँ पे पता नहीं क्या कर्फ्यू जैसी सिचुएशन लग जाती है रात को तो भाई आप घूम ही नहीं सकते।